ये एक बड़ा फॉल्स किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं कि हम इलेक्शन नहीं चाहते। अब जब हमने न्यूज़ चैनल को और मीडिया को दी तो वो उसको जैसा ना वो क्रॉस पर्चा कराने के चक्कर में उन्होंने एक पूरी न्यूज़ बनाई। आप उसको शिकस्त कह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सियासी मुदाखलत अगर ना हो तो हमारा केस सीधा सीधा था। जो वोटर लिस्टों का इशू है, डीजीटीओ का एक इलीगल किस्म का लेटर था जो कि कानून के मुताबिक नहीं था। हमने उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया। आप इलेक्शन नहीं चाहते? जब इलेक्शन होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह 120 ग्रुप पूरे जोर से अल्हम्दुलिल्लाह अपना इलेक्शन लड़ेगी और हम रेडी हैं और हमारी पूरी तैयारी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर टाइम विनिंग सिचुएशन पे, हम विनिंग पोजीशन पे। 120 का कोई भी एक मेंबर भी इलेक्शन नहीं चाहता। हम हर किस्म के इलेक्शन के लिए हर टाइम तैयार हैं। अभी जो चैम्बर की पॉलिटिक्स चल रही है उसमें हमने जातियात को ज़्यादा इख्तलाफ बना दिया। जब आपको चेहरे पसंद ना हो, आप कहें जी फलाने बंदे को आउट करें, फलाने को माइनस करें, इसको नहीं होना चाहिए, इसको इसने ऐसे कह दिया, इसने ये कह दिया, इसने मुझे कुर्सी नहीं दी, इसने मुझे तस्वीर नहीं लगाई, इसने मुझे यहाँ ले गए, तो वो चीज़ें जब जातियात पे आ जाएंगी उसका तो कोई मैं नहीं समझता कि कोई पॉलिटिक्स से ताल्लुक है। उनको चैम्बर में जिस तरह की इज्जत चाहिए देने को तैयार है कि मुझे फलाने खिलाफ किया, फलाने खिलाफ किया। फिर डीजीटीओ ने एक एक वोट को चेक किया, फिर हमें वहां से उसने कहा जी आप यहाँ से एफबीआर से एक एक वोट की वेरिफिकेशन लेते हैं। वो हर बंदे की वेरिफिकेशन की, इनकी रेट खारिज हुई है और उन्होंने अखबार में खबर लगा दी है जी हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया जी इनको पार्टी बनाया जाए। अब ऑब्जर्वर इन्होंने बनवाया, इन्होंने पॉइंट करवाया, उस ऑब्जर्वर की रिपोर्ट है और इनके कहने पे लगा हुआ। अब आपने ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के बाद भी इस तरह की हरकतें करनी है तो उसमें क्या मैं कह सकता हूं। उससे बेहतर था कि आप जो पिछले लोग हैं 1 साल के लिए उनको एक्सटेंशन दे दें और अगले साल से उस सेक्ट के मुताबिक पूरे भरपूर तरीके से इलेक्शन करवाएं। सारी पूरी 30 के 30 हाउस के बंदे आए, पीपी प्रेसिडेंट एसवीपी वगैरह, और नए अपनी सीटों पे आ जाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों अरबों खरबों दुरूद खातमुन नबीय्यीन रहमतल लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल फारूक सागर और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन कराम, गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है। डीजीटीओ की जानिब से इलेक्शन शेड्यूल तलब किए जाने के बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बरसरे इक़्तिदार ग्रुप और अपोजिशन के दरमियान एक कानूनी जंग जारी है जो हर गुजरने वाले दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। इसी सिलसिले में कल एक अहम पेशरफ्त हुई और सुप्रीम कोर्ट में इस केस की हियरिंग हुई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बरसरे इक़्तिदार ग्रुप के अहम रहनुमा साबिक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो अपने ग्रुप में बाहर कानून की हैसियत रखते हैं, आज हम उनके पास हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ खान साहब, आपने हमें वक्त दिया है और बड़े अहम जो इशूज़ है इस वक्त चल रहे हैं, जो आपकी कानूनी जंग है मुख्तलिफ ग्रुप्स की, उस पर सबसे पहले ये बताएं कल कोई हेयरिंग हुई है और दोनों जो मुतहारफ ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से मुख्तलिफ जो है बयानात रिपोर्ट हुए हैं और दोनों ही अपनी फतह करार दे रहे हैं। ये मामला हैं क्या इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में है? कल की जो मैं आपको बताऊं, कल का तो जो है ना कि वो एक लफ्ज़ अच्छा तो नहीं, लेकिन बाहर कहते हैं ना खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कल इनकी पटिशन इन्होंने की थी सुप्रीम कोर्ट में और बेतुकी, मैंने लिखा भी है कि बेतुकी पटिशन थी, उसकी तुक नहीं बनती और वो मेंटेनेबल नहीं थी, काबिल समात नहीं थी। पर किस तरह से इन्होंने करके लगवा ली उसको, लेकिन जज साहबान ने उसे देखते ही इनको कहा कि आप नीचे हाईकोर्ट में तो पार्टी नहीं है, आप ऊपर कैसे आ गए, तो पहले पार्टी बने ना फिर देखिए। और इनकी रेट जो है वो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको खारिज कर दिया। रेट खारिज होना क्या होता है? अब उस लिहाज से सुबह ही 10 साढ़े 10 बजे की बात है, वो आ गया। अब जब हमने न्यूज़ चैनल को और मीडिया को दी तो वो उसको जैसा ना वो क्रॉस पर्चा कराने के चक्कर में उन्होंने एक पूरी न्यूज़ बनाई और न्यूज़ पढ़ के हंसी भी आती थी और मुझे ये होता था कि शायद प्रेस रिलीज आई है वहाँ ये मतलब कि ना मेरे दोस्त जो हैं अपोजिशन वाले ये कानून को या किसी चीज़ को ज़्यादा, इनको कोई इतना ज़्यादा अहमियत नहीं देते।
बजाय इसके कि ये सियासी बयानात की तरफ ज़्यादा अपने आप को लेके जाए। तो उनकी सियासी स्टेटमेंट थी, तो ठीक है, मैं मतलब उनकी राय है। जो असल सिचुएशन है वो यही है, एक पटिशन उन्होंने हमारी एक कोर्ट का एक ऑर्डर था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जो कि DGTO का एक इलीगल किस्म का लेटर था, जो कि कानून के मुताबिक नहीं था। हमने उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया और कोर्ट ने हमारे उस चीज़ को वर्शन को मानते हुए उसको स्टे किया और हमें 5 अक्टूबर की डेट दी। अब अगर कोई दोस्त वहाँ जाना चाहता है कि भाई कोर्ट में जाता है कि भाई मुझे इसको पार्टी बना दे, तो कोर्ट में एक बेसिक राइट्स में है, आप जा सकते हो। ना कि आप ये कहलवा रहे हो कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि आप इनको पार्टी बनाएं। पार्टी हर बंदे का जो उसके मुतल्लिक है उसका बेसिक राइट है, तो ऑलरेडी बन सकता था, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो इतनी इनको कोई सियासी किस्म की खबर देने से बेहतर था कि उसको वैसे ही जाके अपने आप को वहाँ पे चले जाते और पार्टी बना लेते। और अगर इनका मौक़िफ़ सही माना जाए, वेल एंड गुड। लेकिन अगर इन ये समझते हैं कि ये जितनी इन्होंने आज तक जंग कानूनी तौर पे लड़ी है और उसमें ये पहले दिन से हारते आ रहे हैं और आज तक कल तक आखिरी सुप्रीम कोर्ट का भी जो था इनका, उससे भी ये लोग हार गए हैं, तो अब मैं तो जो आपके जो सुनने वाले नाज़रीन हैं वो इस चीज़ का फ़ैसला कर सकते हैं कि ये क्या सीरियस है गुजरांवाला चैम्बर की पॉलिटिक्स में, कि ये क्या करना चाह रहे हैं। ना कि सिर्फ और सिर्फ एक ज़ाती अना, या बल्कि मैंने वही भी कहा है कि भाई आप पैसों को लगा रहे हैं कि भाई पैसे हैं और उस पैसों को हम लोग जिस तरह एक गलत किस्म के कामों पे खर्च कर रहे हैं। ये प्लीज़ ये बताइए कि अगर आपसे ये पूछा जाए इख्तिसार के साथ कि आपके और अपोजिशन के इख्तलाफात हैं क्या बुनियादी तौर, तो क्या झगड़ा है बिजनेस कम्युनिटी में? और शहरों में भी इलेक्शन होता है और जगहों पे भी और चैम्बर्स में भी मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, इलेक्शन, आप इलेक्शन नहीं चाहते, ये भी बताइए। और ये बताइए कि आपके इख्तलाफात की बुनियाद क्या है? देखिए, पहली बात जो मैं आपको क्लियर कर दूँ ना, ये एक बड़ा फॉल्स किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं कि हम इलेक्शन नहीं चाहते। मुझे समझ नहीं आती कि विदाउट इलेक्शन, अब दो ग्रुप्स हैं, किस तरह चैम्बर की पॉलिटिक्स चल सकती है। इलेक्शन तो होना ही होना, और इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह हर टाइम रेडी, जब मर्जी हो जाए इलेक्शन। जब आप कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके मुताबिक जब इलेक्शन होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह वन यूनिटी ग्रुप पूरे जोर से अल्हम्दुलिल्लाह अपना इलेक्शन लड़ेगी और हम रेडी हैं और हमारी पूरी तैयारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर टाइम विनिंग सिचुएशन पे, हम विनिंग पोजीशन पे। और ये तो बिल्कुल ही आप इसको आउट ऑफ क्वेश्चन करते हैं कि वन यूनिटी का कोई भी एक मेंबर भी इलेक्शन नहीं चाहता। हम हर किस्म के इलेक्शन के लिए हर टाइम तैयार, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इख्तलाफ क्या है? अब दूसरी तरफ आते हैं। दूसरी बात यह कि देखिए, इख्तलाफ राय होती है। हमारे दोस्त जो हमारी अपोजिशन में है, उनको हो सकता है हमारी कुछ पॉलिसी से इख्तलाफ हो या हमें उनकी कुछ चीज़ों से इख्तलाफ हो, वो तो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन मैं ये देखा कि ये हमने एक अभी जो चैम्बर की पॉलिटिक्स चल रही है उसमें हमने ज़ातियात को ज़्यादा इख्तलाफ बना दिया। ना कि चले कोई पॉलिसी का इख्तलाफ होता कि भाई आप लोग चैम्बर को इस पॉलिसी पे चलाना चाहते हैं, हम लोग इस तरह चलते हैं, उस पर डायलॉग हो सकता है कि आप आ जाएँ, बैठ जाएँ, देख लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, उस पर बैठ के बात हो सकती है। लेकिन जब आपको चेहरे पसंद ना हो, आप कहें जी फलाने बंदे को आउट करें, फलाने को माइनस करें, इसको नहीं होना चाहिए, इसको, इसने ऐसे कह दिया, इसने ये कह दिया, इसने मुझे कुर्सी नहीं दी, इसने मुझे तस्वीर नहीं लगाई, इसने मुझे यहाँ ले गए, तो वो चीज़ें जब ज़ातियात पे आ जाएंगी उसका तो कोई, मैं नहीं समझता कि कोई पॉलिटिक्स से ताल्लुक है। वो तो आपकी एक ज़ाती अना से है, तो उसका तो किसी के पास हल नहीं है। वो तो चाहिए कि अगर कोई दोस्त इस किस्म की सोच रखता है, उसको चाहिए कि अपनी सोच को बदले और दोस्तों के साथ बैठे। बिजनेस कम्युनिटी ऐसी एक कम्युनिटी है जिसके मफादात जो हैं, जिसकी प्रॉब्लम जो हैं वो सेम है। ये नहीं हो सकता मफादात, मैंने ये नहीं कहा कि हमें कोई जिस तरह कह सकते हैं हमको फेवर्स लेने चाहते। मफादात से मुराद ये कि देखें, आपकी अगर इंडस्ट्री चलती है, आपका बिजनेस चलता है, उसका मुल्क में भी फायदा, आपको भी फायदा। एक दूसरे से मुल्क का मफाद, सारे मामला जो मुल्क का मफाद है वो हमारा मफाद, इज्तिमाई मामला। इसी तरह से हमें जितने गवर्नमेंट के कुछ इदारों से प्रॉब्लम्स आती हैं,
आपको कोई टैक्सेशन की प्रॉब्लम्स हैं, आपको बिजली का आजकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सर्कुलर डेट का प्रॉब्लम है, बिजली के रेट्स का मसला है, सुई गैस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारी सिरामिक्स इंडस्ट्री को, हमारी बहुत सी इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल को सुई गैस नहीं मिल रही, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के प्रॉब्लम है। इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि अगर कोई मुखलिस तरीके से इन चीज़ों पे गौर करना चाहे तो गुजरात चैम्बर के दरवाजे 24 आवर खुले हैं। अगर किसी पॉलिसी पे आना है हमारे साथ आएँ, बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके साथ बैठने को, उनसे बात करने को, उनके साथ चलने को, उनको चैम्बर में जिस तरह की इज्जत चाहिए देने को तैयार है। लेकिन उनको इस चीज़ से निकलना होगा कि जी फलां बंदे को होते हुए हम लोग इसमें ये इनके साथ नहीं बैठेंगे। मुझे बड़ा दुख हुआ, एक दफ़ा एक दोस्त ने मुझे कहा कि मुझे एक दोस्त हमारे दूसरे ग्रुप के कोई हमारे साथ ही साथी थे, तो उन्होंने कहा जी कि फलां बंदे के जवाल तक मैंने मतलब कि ना जंग रहेगी, मैं इसके साथ लड़ूंगा। क्या जवाल अरूज तो मेरे अल्लाह के पास है। ये चीज़ें कहनी, इन चीज़ों के बारे में बात करनी, इन चीज़ों के बारे में सोचना, ये मेरी एक राय के मुताबिक अच्छा नहीं है। कारोबारी आदमी को इस तरतीब से नहीं चलना चाहिए। आपको झूठ को छोड़ के सच के साथ होना है। अभी तक जितनी लिटिगेशन इन्होंने इलेक्शन से पहले और कल तक लड़ी है, हर फोरम पे इनको शिकस्त हुई। इन्होंने जो जो हम पे केस किए। ये फरमाएं कि उनकी तरफ से एक जो अपोजिशन की तरफ से बड़ा एतराज़ आता है कि इसमें पॉलिटिकल जो है मुदाखलत बड़ी होती है। मिनिस्टर साहब हमारे शहर के हैं, उन्होंने उनके केस में काफ़ी मुदाखलत की और आप उसको शिकस्त कह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सियासी मुदाखलत अगर ना होती तो हमारा केस सीधा सीधा था। जो वोटर लिस्टों का इशू है और इलेक्शन पोलिंग डे पे जो मामला हुए, उसको कैसे जस्टिफाई करते हैं आप? पोलिंग डे पे नई लिस्ट आ गई थी। मैं देखें, ये भी एक जब इंसान के पास कोई चीज़ नहीं ना होती, जब उसको अपनी लॉजिक में अपने आर्गूमेंट के लिए सॉलिड मटेरियल नहीं मिलता, तो वो फिर क्या करता है, वो फिर इस तरह की पॉलिटिकल इश्यूज़ की बातें करता है कि मुझे फ़लाँ ने ख़िलाफ़ किया, फ़लाँ ने ख़िलाफ़ किया। देखिए, गुजरांवाला शहर है, हम चैम्बर की पॉलिटिक्स में हम हर किस्म के हमारे दोस्त हैं। हमारे पास नून लीग के दोस्त भी हैं, पीटीआई के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं। हम तमाम एक बड़ा खूबसूरत किस्म का बंच है हमारा यूनिटी ग्रुप। तो उसमें जब दोस्तों के पास कोई चीज़ हमारे ख़िलाफ़ नहीं मिली, जब उनको पूरी छान फटक के बाद पूरी उन्होंने हमारी डीजीटो का हेयरिंग हुई, हाई कोर्ट में हेयरिंग हुई, लाहौर हाई कोर्ट में हेयरिंग हुई, हर जगह पे जब उनको शिकस्त हुई और मेरिट पे हुई, अभी भी मेरे पास आ जाए, मेरे साथ आके बैठ जाएं। अगर वो इस चीज़ को प्रूव करा दें कि उनको जो शिकस्त हुई है वो मेरिट पे नहीं हुई, कि वो उन्होंने कहा जी कि किसी का फ़ोन आया, मिनिस्टर का फ़ोन आया। जब आप एक दोस्त मिनिस्टर किसी के ताल्लुक़ में है, कि जो दोस्त है वो किसी को कॉल करता है, क्योंकि कुछ दोस्त चाह रहे थे कि हम साइड से होके तो इनके इस चीज़ को जो है ना वो ख़राब कर दें। उस टाइम जो रजीम थी, करंट रजीम थी, आप अंदाज़ा करें, कुछ दोस्त हमारे फ्रांस से लोगों को लेके आए और कभी वो जहाँ जा रहे हैं स्पीकर साहब के पास, कभी जा रहे हैं जरदारी साहब के पास, कभी जा रहे हैं मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स के पास। वो अपना सारा कुछ करें, वो जायज़ है। वो सबसे कहलवाएं, सबसे सिफारिशें करवाएं, सबके दफ्तर में जाके बैठें, सबको जाके मिन्नतें करें। इवन कि मुझे वो एक दफ़ा इस्लामाबाद में कांग्रेस मिनिस्टर मिले, नवीद साहब, तो मुझे कहने लगे यार मैं तो तंग आ गया हूँ, ये गुजरांवाला चैम्बर क्या है, मेरी तो आप लोगों ने जान खा ली, इधर से आता है, इधर से आता है। तो मैं कहा सर इस चीज़ को छोड़ दूँ, आप उनको डीजीटू साहब को कहते हैं कि जो मेरिट है उस पर फैसला करें, हम खुश हैं। और मेरिट जो होता है ना सर, वो आप प्रूव करती हैं। देखें, हमारा मेरिट था तो बाद में अब ये हाई कोर्ट जाएं या सुप्रीम कोर्ट जाएं, चले जाएं आपके पास। देखें ना, अगर एक जगह पे मिनिस्टर साहब ने, चले मैं इनकी बात मान लेता हूँ, मिनिस्टर साहब ने एक जगह पे इनके बकौल, जो कि बिल्कुल गलत है, कोई किसी किस्म की उनकी तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं, अगर हमने उनसे कुछ कहा भी तो उन्होंने सिर्फ सिंपल कहा कि भाई आप मेरिट पे बात करें जो है, और जाके उनको कहा कि मेरिट पे इनका फैसला करें। जो लोग भी बैठे हैं, डीजीटीयू बैठे हैं, सेक्रेटरी कॉमर्स बैठे हैं, जो लोग बैठे हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप समझते हैं कि ये चीज़ मेरिट पे नहीं हुई, आपके पास अगला फोरम खुला है, आपके पास हाई कोर्ट खुली है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट खुली है, जो आप जा चुके हैं, जो आप हर जगह पे होके आ चुके हैं। एक एक वोट छांटा गया, एक एक वोट डीजीटीयू ने वहाँ पे जाके फाइलें इनको चेक कराएं, एक एक वोट के बारे में। पहले दिन से इन्होंने, पहले जब हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन था
जिस दिन हमारा, उस दिन लाहौर हाई कोर्ट में इन्होंने स्टे ले लिया अपनी तरफ से कि जी हमारे ये 29 वोट हैं। जब हम हाई कोर्ट पहुंचे और उन्होंने कहा भाई किस चीज़ का स्टे है सर, उन्होंने कहा जी आज वोट डलने हैं। हमने कहा जी वो तो 29 वोट आज वो डल चुके हैं। वो जब जज साहब के पास, वहाँ एहसन बोन साहब इनके वकील थे, उनको जब वहाँ पे जज साहब के सामने बात करनी पड़ी ना, तो जब हमारे लॉयर ने उनको बताया सर ये डीजीपी साहब के ऑर्डर है, इसके मुताबिक हमने 29 वोट इसको शामिल किए, तो उन्होंने कहा ये जो आप कह रहे हैं ये 29 तारीख का ऑर्डर, ये मेरे पास तो है ही नहीं। जो इनके ओपोनेंट वकील थे, मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर मैं आपको दे देता हूँ। और उसके बाद उनको कहता है यार हमने इनका केस क्या लड़ना है, इन्होंने हमें पूरा मटीरियल दिया, तो मुझे पता क्या था, मैं समझता रहा हूँ कि इनके पास एविडेंस है, तो इनके पास तो है ही नहीं, ये तो गलत केस उन्होंने मुझसे कराया। तो उसके बाद हाई कोर्ट ने भी इनको रिजेक्ट किया, हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ। उसके बाद ये फिर डीजीटीयू के पास गए, दोबारा हाई कोर्ट ने डीजीटीयू के पास भेजा, फिर डीजीटीयू ने एक एक वोट को चेक किया, फिर हमें वहाँ से उसने कहा जी आप यहाँ से FBR से एक एक वोट की वेरिफिकेशन लेके आए। वो हर बंदे की वेरिफिकेशन दी। तो जब हर चीज़ हो गई, अब उसको, जब आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आपको पता है कि हमने एक फजूल किस्म की पिटिशन की थी जिसकी कोई बेस नहीं थी, ठीक है ना। अब जब बुनियाद नहीं होगी और शिकस्त होगी तो आपने फिर क्या करना है? आपने ये तो नहीं कहना ना कि ओफो हमारे पास बुनियाद नहीं था हमने ऐसे कर दिया। आपने क्या करना, आपने किसी पर डालना है। कभी आप पॉलिटिकल डालेंगे, कभी आप किसी ऐसी जिस तरह से कह सकते हैं ना कि प्रोपेगेंडा करेंगे। जिस तरह कल की रेट देख लें, इनकी रेट खारिज हुई है और उन्होंने अखबार में खबर लगा दिया कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया जी इनको पार्टी बनाया जाए। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मोहतरम तमाम मेरे साथी हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, आपको सुप्रीम कोर्ट की इस सोच की, इस मतलब ऑर्डर की कोई ज़रूरत नहीं है हाई कोर्ट में पार्टी बनने को। हल्के से किसी आम से लॉयर से पूछ लेते, वो आपको बता देता कि आप सिंपल जाएं, जाके एप्लीकेशन दें कि भाई मैं भी इस केस में फरीक बनना चाहता हूँ, आपको बना लेते। आप बने, शौक से बने, आए। तो उसमें सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, उसमें सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, पहले दिन से लेके आज तक इनके पास कोई सॉलिड ना कोई एविडेंस है। इन्होंने, हमारे डीजीटीयू ने एक ऑब्जर्वर लगाए थे इनकी रिक्वेस्ट इलेक्शन, उनकी रिपोर्ट है बकायदा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। अब ऑब्जर्वर इन्होंने बनवाया, इन्होंने पॉइंट करवाया, उस ऑब्जर्वर की रिपोर्ट है और इनके कहने पे लगा हुआ। अब आपने ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के बाद भी इस तरह की हरकतें करनी है तो उसमें क्या मैं कह सकता हूँ। अब देखिए, अगर हमारा A क्लास का इलेक्शन था, उसमें हमारी बहुत सी मिस्टेक्स थी। A क्लास हम 100% विनिंग जीतते हुए इलेक्शन थे। हमारी कुछ दोस्तों की, जिस तरह कह सकते हैं, हमारी उस दिन की प्लानिंग, हमारे लोग बहुत से क्यू में लगे रहे, आगे हमारे बूथ इतने नहीं बना सके, पोलिंग डे पे वो बहुत मिसमैनेजमेंट हुई और बहुत से हमारे कई 100 वोटर जो हैं वो वापस चले गए और हम 30-32 वोटों से इलेक्शन आ गए। लेकिन हमने कुछ नहीं कहा, हमने तो इनको पटिशन कोई नहीं की, हमने तो ऐसा बात नहीं की, हमने ओके किया, आज जी बिस्मिल्लाह। तो इरफान साहब, ये लगता है आपकी बात से कि आप लोग भी इलेक्शन चाहते हैं और ये सिलसिला जो डेमोक्रेसी में इलेक्शन से ही ये मामला आगे बढ़ते हैं और इंतखाब होता है, बेहतर लोग आते हैं और मुल्क में भी डेमोक्रेसी का निज़ाम है। तो अब इस आइंदा इलेक्शन में क्या रुकावट है और बिजनेस कम्युनिटी क्या तवक्को रखे कि इस साल इलेक्शन होने जा रहा है? आप देखिए, रुकावट कोई चीज़ नहीं हुआ। ऐसे है कि थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बताता हूँ मैं, कि जो सुनने वाले हैं, नाजरीन हैं, दोस्त जो बिज़नेस कम्युनिटी के इस चैनल को सुनेंगे, उनके लिए थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूँ कि हमारा एक ट्रेड एक्ट था 2013 का, जिसके तहत हमने इलेक्शन लड़ा। जो प्रेसिडेंट आए हैं और जो एग्जेक्टिव बॉडी है, लास्ट इलेक्शन जो हमने लड़ा था, जिसकी आपको बता रहा हूँ 29 वोटों के, उस इलेक्शन के बाद हमारी पार्लियामेंट से एक कानून पास हुआ, एक नया एक्ट आया 2022 का ट्रेड एक्ट। 2022 के ट्रेड एक्ट में ये उन्होंने कहा कि जितनी मियाद है, जितनी ऑफिस बेयर की जो मुद्दत है 1 साल की, उसको उन्होंने 2 साल कर दिया। कि आइंदा से 2022 के एक्ट के मुताबिक, वो टेबल पुराना था, वो जो है लॉ था, लेकिन उसका फैसला उस दिन हुआ, पास उस दिन हुआ हमारे इलेक्शन के बाद। मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं, लेकिन अक्टूबर के ऑनवर्ड ये पास हुआ है। उन्होंने कहा कि 2022 से अब इस तरह होगा कि चैम्बर के जो एग्जेक्टिव हैं वो भी 2 साल के लिए होंगे और प्रेसिडेंट और VP वगैरह भी 2 साल के लिए। और इलेक्शन जो होगा, पहले होता था आधे मेंबर 1 साल रिटायर होते थे और आधे अगले साल जाके रिटायर होते थे।
यानी कि 30 का हाउस था, 2 लेडी सीट थी, 32 का टोटल था। 30 लोग इलेक्ट होते थे, 2 लेडीज जो है ना वो हर साल एक लेडीज इलेक्ट होती आपके हाउस एग्जीक्यूटिव बॉडी से इलेक्टेड। अब ये हुआ कि जब वो एक्ट आ गया, उस एक्ट के तहत फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे इरफान इकबाल से, उनको इलेक्शन करवाना था 2022 के दिसंबर में। उन्होंने कहा जी अब मुझे मेरी मुद्दत होगी 2 साल, तो मैं तो नहीं इलेक्शन करवाता, अब मैं अगले साल। उन्होंने डीजीटीओ ने कहा, लेकिन उसके रूल्स अभी तक नहीं आए तो सेक्ट उसकी बेसिक चीज़ें आ गई कि प्रेसिडेंट 2 साल का है, एग्जीक्यूटिव 2 साल के हैं, लेकिन उसमें ये होगा कि पूरी एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंट एक टाइम पे फारिग होंगे, यानी कि 30 बंदे हर दफ़ा नए इलेक्ट होंगे 2 साल बाद, और प्रेसिडेंट और वीपी 2 साल के लिए आएंगे। ये एक्ट आ गया 2022 का। अब एक्ट में जब चीज़ें बेसिक आ गई, लेकिन उसके रूल जो थे वो TORs वगैरह वो तय होने बाकी थे। वो भी डीजीटीओ ने तो शेड्यूल मांग लिया। मैं बता रहा हूँ, वो उसी बात को बता रहा हूँ। डीजीटीओ ने शेड्यूल जब मांगा ना, डीजीटीओ साहब को खुद कंफ्यूज थे। अब डीजीटीओ साहब क्या कहें कि 2022 का जो एक्ट है उसके तहत प्रेसिडेंट की मुद्दत है 2 साल, एग्जीक्यूटिव की मुद्दत भी है 2 साल। अब डीजीटीओ ने कहा कि जिन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की 2 साल की मुद्दत पूरी हो चुकी है, उनको तो उनकी सीटें खाली हो गई हैं, उन पे इलेक्शन करवा दें और नए लोग आ जाएं। लेकिन जब उनको इस चीज़ की समझ नहीं आई कि अगर वो 2 साल जो जिनका टाइम हो गया उनका इलेक्शन इस दफ़ा करवा देते हैं, वो इलेक्ट होंगे 2 साल के लिए। अब 2022 के एक्ट अगले साल इलेक्शन क्या कहता है कि जी सारे 30 के 30 बंदे फारिग करें और प्रेसिडेंट और वीपी 2 साल के लिए आए हैं। और 2022 के मुताबिक प्रेसिडेंट और वीपी तो नहीं जा रहे, उनके मुताबिक एक्ट के मुताबिक उनकी तो 2 साल की मुद्दत है। अब जो नए बंदे आप ले आएंगे 15, अब वो 15 बंदे आके नेक्स्ट ईयर अगर आप कहेंगे 30 को फारिग करें, उनको आप लेके आए 2 साल के लिए, वो 1 साल के बाद क्यों छोड़ेंगे अपनी सीटों को? वो कहेंगे जी हम तो 2 साल के लिए आए हैं, आप कह रहे हैं नहीं आज सारा फारिग करें, प्रेसिडेंट भी जाए और नई रिजीम आए, 30 का इलेक्शन, 30 का हाउस है। अब उसके लिए उसमें ये था कि मैं आपको थोड़ी मेरी बात कंप्लीट कर, उसमें ये हुआ कि जब इनको बेहतर ये लगा, या हमने जो बात की कि आपने जो लोग आए हुए हैं जिसकी टाइम टेन्योर कम करेंगे, जिसका 2 साल का टेन्योर है उसका कम करेंगे, तो वो बेसिक राइट को लेते हुए आपके खिलाफ जाएगा, फिर आपका एक्ट पूरा इम्प्लीमेंटेशन में नहीं जाएगा। उससे बेहतर था कि आप जो पिछले लोग हैं 1 साल के लिए उनको एक्सटेंशन दे दें और अगले साल से उस एक्ट के मुताबिक पूरे भरपूर तरीके से इलेक्शन करवाएं, सारी पूरी 30 के 30 हाउस के बंदे आए और वीपी और एसवीपी नए लोग, वीपी प्रेसिडेंट एसवीपी वगैरह और नए अपनी सीटों पे आ जाए। ये बेसिक चीज़ है। ये आपकी राय है, लेकिन अगर इस राय में आप एक दूसरे पे ग्रुप से इल्ज़ामात की बजाय बदनीति का शक किए बगैर अगर अपोजिशन को साथ लेते आप और इस पे मुशावरत कर ली जाती और आप एक मुश्तरका मौक़िफ़ आपका आ जाता सामने और इलेक्शन के मामला तय कर लिए जाते बातचीत के ज़रिए, तो क्या ये बड़ी आइडियल सिचुएशन ना हो? देखिए मैं फरूख साहब को देखिए हर टाइम हमारे दरवाजे खुले, जिसने आना है बैठना है, अच्छा पूछना है। देखिए जिसने आना है बैठना है, पूछें बैठें। मैं कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक इलेक्शन को हर टाइम हम रेज़, जब डीजीटीओ का ऑर्डर आएगा जो हमारी मॉनिटरिंग बॉडी है वहाँ आता है, लॉ के मुताबिक आता है उसके मुताबिक। लेकिन जो कन्फ्यूजन है देखें ना, जो भी आए बैठे आके आपको बताया हूँ कि अगर आप चलें अभी 2023 का फिर एक्ट आ गया, अब एक्ट आया 2023 का, अभी असम्बली 2 दिन टूटने से पहले पास किया, अब पास होने के बाद वो क्या हुआ जी, वो प्रेसिडेंट ने वापस भेज दिया, अब वो भी एक्ट पड़ा हुआ है। उस एक्ट में था कि 2023 से सारा काम होना है, ये लोग फारिग हो जाते, ये जो हमारी पिछले 2022 वाले। लेकिन जब 2022 वालों को फारिग कर रहे हैं तो जो पिछले साल 15 लोग इलेक्ट होके आए हैं, जो एग्जीक्यूटिव जिन्होंने आज हमारे खिलाफ पटिशन, वो तो 2 साल के लिए आए हैं, उनकी मुद्दत वो कैसे फिर फारिग होंगे? अच्छा जब वो फारिग नहीं होंगे तो फिर वही मसला रह गया, फिर 30 के 30 कैसे? प्लेटफॉर्म है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, ये सारे इश्यूज आपको देखने चाहिए। देखिए मैं कहता हूँ ये फोरम जो है, मैं आप देखिए फारूक साहब, ये मसाइल आपको यहाँ पे आप चले जाते हैं अदालतों में दोनों ग्रुप्स और वहाँ पे एक जंग शुरू हो जाती है, ये फोरम क्यों नाकाम रहता है इस तरह की? नहीं ये तो मतलब ये परसेप्शन गलत है, कोई नाकाम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है। लेकिन ये कानून का जो देखें इंटरप्रिटेशन जो होती है लॉ की, हम लोग दोस्त आपस में बिजनेस कम्युनिटी है, किसी की राय हो सकती है, दूसरे की और हो सकती है, लेकिन उसकी सही जो तशरीह करनी है कानून की वो तो कोर्ट्स ने करनी है ना। देखिए मैं कहता हूं कि मैं ये कह रहा हूं मेरे मुताबिक, जिस तरह मैंने आपसे दोनों पॉइंट दे दिए, अब आप भी देखें, एक आपको कानून का इतना इल्म नहीं है लेकिन आप भी सोचेंगे कि ये दोनों जगह पे कंफ्यूजन है।
अगर हम 2022 के एक्ट में जाते हैं फिर भी कंफ्यूजन है, अगर 2023 में जाते हैं फिर भी कंफ्यूजन है, 2023 में जाते हैं तो नए कहेंगे हमें क्या मसला है, अगर 2022 में जाते हैं तो फिर आप ये करते हैं कि आप पिछलों को फारिग करते हैं जिनकी 2 साल मुद्दत पूरी हुई, नए लोग इलेक्ट कर लेते हैं, अब नए अगले साल फिर उनका साथ पूरा एक साथ रहता होगा, फिर सारी रजीम को किस तरह फारिग करेंगे। तो चीज़ तो ये कि इन्होंने जो टेबल किया है कानून उसमें ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इवन क्या आप हैरान हो गए कि अभी DGTO साहब ने जो हमारी हाई कोर्ट में पिटीशन थी उनके लेटर के खिलाफ, मुझे दोस्तों ने बताया कि उसके खिलाफ जो उन्होंने उसके जो जब उनसे उनकी मांगी गई उनका वर्षन मांगा गया उसमें उन्होंने कोर्ट को बताया है कि हम अभी कंफ्यूज हैं, हमें खुद नहीं पता। जब आपके DGTO कंफ्यूज है तो कैसे कवानीन वाज़ेह नहीं है और उनकी तशरीह बाकी है, ज़ाहिर है कि वो और आप इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर करें कि हमारा वन यूनिटी ग्रुप हर टाइम इलेक्शन के लिए तैयार है, हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस के हक में हैं और इसको चलता रहना चाहिए। और जो बंदा जो हमारा ग्रुप जिसके पास वोट ज़्यादा हों वो बिस्मिल्लाह आए, लोगों की खिदमत करे, बिजनेस कम्युनिटी के लिए, ये सीटों का हक उनका है, जिनके पास ज़्यादा वोट है वो आके बैठ जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं। हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे एक लीगल प्रोसेस से एक अपने वोटों से आके बैठे हैं और हमने पूरा फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया। आपको बताया कि ऑब्जर्वर बैठा था, एक एक वोट एक एक फाइल चेक हुई, उसके बाद पूरा इलेक्शन का प्रोसेस करके हम लोग बैठे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं। और अगर कोई दोस्त समझता है कि हम लोग ठीक हैं, बिस्मिल्लाह हमारे साथ हैं। मैंने आज भी इनको कहा कि भाई आए हमारे साथ, हमारे शाना पशाना चलते हुए बिजनेस कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें। बहुत बड़ा मसला है, आपको पता है पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसके लिहाज से देखा जाए तो हमें चाहिए कि हम मिल के चलें। ये आपकी बात मैं इत्तफाक करता हूँ और होना चाहिए। तमाम ग्रुप्स को, जितने दोस्त हैं सुनने वाले, मैं सबको ये कहूँगा कि हमारे जो भी दोस्त जिनको कोई कन्फ्यूजन है या समझते हैं कि मेरी तरफ से या मेरे ग्रुप की तरफ से कोई इस किस्म की गैर कानूनी हरकत हुई है, मेरे साथ आके बैठें। कानून में तो लड़ ही रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं या कोई इबाम है तो इंशाअल्लाह ताला मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। मेरी तो कोशिश है, अगर किसी को साथ बिठाना है, ये भी होता है ना हमारे यहाँ तो होता है भाई पंचायत बैठ जाती है, किसी को बिठा लें, चलो कोर्ट को छोड़ दें, ये 29 वोटों का मैटर है, शहर में से किसी को लें, मैं कहता हूँ किसी को लेंगे, आप किसी को दो ऐसे गैर जानबदार बंदे लें, मैं उनको पूरा समझा देता हूँ, चले कोर्ट को छोड़ के जैसा वो माहिरीन की भी मदद ली जा, जिससे मर्जी ले, किसी लॉयर को ले हैं, जिसको मर्जी ले हैं, हम हर टमा। बहुत शुक्रगुजार हूँ इस पॉजिटिव जो गुफ्तगू जिससे इख्तिताम किया है इरफान सुहेल साहब ने। हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम इसी से करेंगे और इन्होंने वाज़ेह किया है, अपना मौक़िफ़ दिया है कि बरसरे इक़्तिदार ग्रुप के बारे में जो तासुर है, इनका कहना है कि हम इलेक्शन चाहते हैं, इलेक्शन से फ़रार नहीं चाहते और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में डेमोक्रेसी का जो सिलसिला है वो जारी रहना चाहिए और बिज़नेस कम्युनिटी को मुत्तहिद होकर ना सिर्फ कारोबारी बरादरी के बल्कि शहरी जो मसाइल हैं, गुजरांवाला को बहुत से मसाइल का सामना है और जो चैलेंजेस हैं उसका मिलजुल कर सामना किया जाए, उनका हल निकाला जाए। आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। फैसल फारूक सागर को इजाज़त दीजिए।